Hello, everyone. I hope you all are doing great. I'm Sabina, your Nursing Foundation faculty, and it gives me an immense pleasure to introduce to all Miss Shalu, who secure All India rank 339 in NORCET 9.0. But ये पूरी इनकी जो सक्सेस स्टोरी होगी वो तो डेफिनेटली आज हम यहाँ पे सुनने वाले हैं कि हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्सेट 9.0। बट इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मेरी बात हो रही थी शालू से, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया विच आई रियली वांट कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे एंड यू शुड टेक दीज इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजी पॉइंट, ताकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो आप प्लान बना रहे हो, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वेदर यू आर अ पेड सब्सक्राइबर, वेदर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, यू हैव योर ओन सिलेबस, यू हैव योर ओन सोर्स, अगर आप फ्री सब्सक्राइबर हैं या पेड सब्सक्राइबर हैं, दिस इंटरव्यू is going to be worth watching because here Shalu is going to tell you all हर रोड मैप कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। एंड स्पेशली लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिंट कि अगर इफ यू आर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट और यू आर अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट or someone who is going to attempt this NORCET 10.2 as a fresher for the first time, then ये आपके लिए मस्ट है ये सेशन को देखना, राइट? बिकॉज शालू हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। सो अगेन लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। सो अगेन शालू, वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लाइव एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग दिस वंडरफुल रैंक। सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, फर्स्ट बार अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, नाउ आई डेफिनेटली जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ था मेंस का, सो समवेयर इट्स मेरे ख्याल से टाइम कुछ 5:30 या 6 के अराउंड था। हाँ, तो यस मैम। आपको रिजल्ट का कैसे पता चला एंड द मोमेंट यू सॉ योर रोल नंबर याद था या फिर देखा? तो वो थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस को बताओ कि जब आपने पहली बार वो पीडीएफ में अपना नाम देखा, रोल नंबर देखा, सॉरी, तो कैसा फील हुआ? मैम, पहले तो मैं बताऊँ, रिजल्ट ना 2 अक्टूबर को शायद आने वाला था, वो फर्स्ट को आने वाला था। सेवन सेवन अराउंड 7:30 आता था, तो मैं काफी ज्यादा वेट कर रही थी रिजल्ट आने का। फिर नहीं आया, फिर वही एंजाइटी हो रही थी कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने एमएससी ज्वाइन कर लिया था इधर एम्स में ही, वो क्लियर हो गया था। तो ग्रेट। मेरे एमएससी, हाँ, तो मेरे एमएससी वाले ग्रुप पे वो पीडीएफ आया कि देख लो रिजल्ट आ गया, कौन कौन छोड़ के जा रहा है। तो मैं फटाफट से बोला, रोल नंबर मुझे याद था, मेरा रोल नंबर बहुत सिंपल है, तो वो मुझे याद था। तुरंत पीडीएफ में टाइप किया रोल नंबर और रैंक देखा। फिर पहले तो ऐसे लगता है कि इतना आ गया, फिर मैंने अपने भाई को चेक कराया कि देख मैं सही देख रही हूँ ना। फिर हाँ, बढ़िया था मतलब। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी वो देख के, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आ जाएगा, पर बढ़िया था। ग्रेट चालू, अगेन ये जो मूवमेंट होता है ना, ये प्राइसलेस मूवमेंट है, ये कभी भी लाइफ में होता है ना कि कभी मेमोरी से जाएंगे ही नहीं। जो आप हाँ, जिस मूवमेंट पे अपना पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखते हो, वो खुशी कुछ और होती है। तो शालू, अगेन अपनी डेफिनेटली। सक्सेस स्टोरी आप जो है अपने सारे हमारे सब्सक्राइबर को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली दे वांट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। टू बिगिन विद, आई वांट यू टेल टू ऑल द व्यूअर्स कि आपने अपना नर्सिंग कहाँ से किया, कब कंप्लीट किया। तो ये बेसिक आप अपने बैकग्राउंड के बारे में अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बताइए। यस मैम। तो मैंने अपना नर्सिंग ना अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से किया था, लोकनायक हॉस्पिटल। तो बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा कॉलेज है। जैसे जब आप उस टाइम रहते हो कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि आप कहाँ फंसे हो, टीचर्स क्या क्या करवा रहे हैं। पर जब आप कॉलेज से बाहर आते हो ना, डेफिनेटली गोना मिस द कॉलेज। इतना अच्छा कैंपस है, टीचर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको पास बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो मैंने जो अपना एनएनएल का लिया था सब्सक्रिप्शन, 2024 में लिया था, 15 जून को। मैं उस टाइम अपने होम टाउन में थी, मेरे फ्रेंड्स ले रहे थे और हमें वो डिस्काउंट मिल रहा था कि मतलब अगर 5 to 6 लोग आप ज्वाइन करोगे तो सर्टेन डिस्काउंट था। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने भी एनरोल कर लिया था। मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट करी वो मैंने सितंबर से स्टार्ट करी, क्योंकि कॉलेज बंद था, मैं घर पे थी, तो मैं कुछ खास पढ़ नहीं पाई। सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। नोट्स बनाए थे वही सारे। आसपास लोग पढ़ने शुरू हो गए तो प्रेशर मेरे ऊपर भी बन रहा था कि हाँ, सब पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो नोट्स सबसे पहले वही के मेन सब्जेक्ट्स उठाए। आपका एनएफ उठाया था और ओबीजी उठाया था, साथ में उन्हें पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू करे। मेरा
मई एंड तक आते आते सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मुझे नॉर्सेट 8 भी देना था, पर पेमेंट वगैरह की इशू के चक्कर में वो मेरा 8 का फॉर्म नहीं फिल हुआ। मैंने कहा छोड़ो, फिर इस पे फोकस करते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स रह गए थे मेरे। मई एंड तक मेरा सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स खत्म हुए थे। फिर मुझे जो वो 8 मंथ का एक्सटेंशन मिला था एनएनएल के, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐप बहुत ज्यादा स्विच कर रहा था। एनएनएल लाइव से हम एनएनएल 1 पे जा रहे थे, तो काफी कंटेंट यस। मेरा मिस हो रहा था। हाँ, तो उसके चक्कर में हमारे 1 महीने का हमें एक्सटेंशन मिला था, तो उस एक्सटेंशन का मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने सारी फास्ट ट्रैक की क्लासेस लगा ली। जितना आपने मेन सब्जेक्ट में पढ़ाया ना, फास्ट ट्रैक में भी सारा कवर, वेरी शॉर्ट टाइम। तो फास्ट ट्रैक का मुझे बहुत फायदा मिला पर्सनली। सब्जेक्ट तो मेन तो मैं वीडियो देख के वो नोट्स बना रही थी, वो साथ साथ चल रहा था, पर जो फास्ट ट्रैक से रिवीजन इतनी अच्छी हुई, वो बढ़िया था फास्ट ट्रैक वाला। फिर फास्ट ट्रैक से किया, और फिर इधर 21 को फिर एमएससी आ गया। एमएससी का एग्जाम था, वो दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिर बीच में मेरा फिर पढ़ाई में ब्रेक आ गया मैम, क्योंकि मैं एमएससी के साथ बिजी हो गई, उधर एडमिशन ले लिया। तो थोड़ा सा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं जो मिलता है मैं तो ले लेते हैं एडमिशन, साथ साथ ये भी कर लेंगे। फिर करेक्ट, इधर बिल्कुल। एडमिशन, हाँ इधर एडमिशन ले लिया। इधर की पढ़ाई शुरू हो गई, इधर के क्लिनिकल शुरू हो गए और फिर इधर प्री मेन सर पे आ गया कि प्री देना है, अब तो प्री आ गया है। फिर प्री तो मैंने कॉलेज की छुट्टी नहीं की थी, मैंने प्री कॉलेज के साथ साथ ही दिया था, एमएससी फर्स्ट ईयर के साथ मैंने प्री दे दिया। प्री प्री तो अच्छा था, पेपर काफी अच्छा आया था प्री का। तो प्री मेरा अच्छे से हो गया था, प्री दे दिया। फिर प्री देने के बाद मैं सोचने लग गई थी कि अगर मेरा प्री इतना अच्छा चला गया है, तो मुझे मेंस को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, मुझे लीव ले लेनी चाहिए, ताकि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि अगर तू करेक्ट। लीव लेती तो तेरा हो जाता। तो मैंने फिर लीव के लिए अप्लाई कर दिया कि 4 डेज की, वो भी मैंने 4 डेज की लीव ली मेंस के पहले, कि 4 दिन की मैम मुझे लीव चाहिए, मुझे प्रिपेयर करना है अच्छे से। फिर वो लीव लिया, और फिर सिर्फ और सिर्फ मैंने नोट्स रिवाइज करे। बाकी मैंने पीआर यादव से कुछ टॉपिक्स किए थे, ज्यादा मैं नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम शायद कम था। मैं पीआर यादव के मैंने ओबीजी किया था, और पीड्स किया था। एमएसएन का सिर्फ कार्डियो और रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन किया था, एमएसएन भी पूरी नहीं हो पाई थी। एनएफ कर ली थी पूरी एनएफ। मुझे तो यही लगता है मैम कि आप लोगों के नोट्स ना, मतलब काफी सफिशिएंट है। मैंने ये देखा कि मैं नोट्स अगर रिवाइज कर रही हूँ तो मुझसे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस नहीं करे जितने सब लोग कहते हैं। मैंने वही पीआर थोड़ी सी करी थी, और टारगेट हाई में सिर्फ साइकेट्री वाला पोर्शन किया था, और रिसर्च और मैनेजमेंट वो भी एमएससी के लिए, क्योंकि उसका पोर्शन आता था, तो वो करेक्ट। कर लिया था। हाँ, फिर इससे हो जाता तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ अभी तक जितना भी इस कन्वर्सेशन हुआ है, लेट मी इन नटशेल लेट मी टेल यू ऑल कि शालू ने अपनी बीएससी नर्सिंग किया है 2025 में कंप्लीट। है। तो मई इसी साल मई के मंथ में शालू का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ। शालू ने, अब मुझे शालू एक चीज बताओ कि आपने नॉर्सेट ही क्यों चुना? मतलब आपको लग रहा है कि नॉर्सेट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर प्लान माइंड में कुछ और था कि भाई मुझे कुछ और भी जो है फील्ड चुननी है, या सिर्फ इसी में ही नॉर्सेट के लिए जाना है, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर? मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का 3rd ईयर से ही सोच लिया था, मतलब कि अब इस फील्ड में आ गए हैं तो यही करना है। मेरा टीचिंग का भी है, बट अभी थोड़ा सा मैं जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, उसके बाद आई डू एमएससी एंड देन फिर मैं टीचिंग फील्ड में स्विच करूंगी। वंडरफुल, वंडरफुल। तो जितने भी, अगर आप कोई भी इसमें से जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट है, रिमेंबर दिस, दैट थर्ड ईयर इज द गोल्डन पीरियड। हर कोई यही बोलता है कि थर्ड ईयर से आपको बेस, भले ही आपका फर्स्ट ईयर जो है स्ट्रगल में चला हो, एडजस्टमेंट में रहा हम्म। हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है नर्सिंग में। सेकेंड ईयर में आते आते हमें थोड़ी बहुत कंसेप्ट वाली क्लैरिटी आती है कि हाँ भाई हम समझने लगते हैं कि अनाटमी क्या है, मेडिकल सर्जिकल की थोड़ी बहुत कंडीशन समझ में आती है। थर्ड ईयर इज द गेम चेंजिंग ईयर। अगर कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, हाँ। देन यू टेक इट सीरियसली। जैसे शालू ने एक विजन अपना क्लियर किया था कि भाई अगर नर्सिंग ली है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा, यस। अब दिस इज नॉट द टाइम कि हम पहले फोर्थ ईयर को पास कर लें उसके बाद सोचें कि नेक्स्ट क्या होगा। नो, इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, बच्चे इतने करियर ओरिएंटेड है कि थर्ड ईयर में ही आपको डिसाइड करना है कि अब जब पास आउट होंगे तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। बल्कि आपको थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन ऐसी शुरू करनी है कि जैसे ही आप अगला कोई भी एग्जाम दो तो यू विल क्लियर इन वन गो। जैसे शालू इज अ वंडरफुल, यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल है, शालू ने एक एग्जाम्पल सेट किया है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल।
जहां पे विल होती है वहां पे डेफिनेटली, जहां चाह है वहां राह है। तो आपने अगर थर्ड ईयर में अपना ये सेट गोल कर लिया कि मुझे नॉर्थ सेट क्लियर करना है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब जब शालू आपने ये एनएनएल का सब्सक्रिप्शन लिया था, प्लान सी प्लस, तो प्लान यस सी, मैम। क्योंकि वो ऑलरेडी इन फोर्थ ईयर, एंड फोर्थ ईयर में रिसर्च वर्क होता है, तो लाइक यू सेड कि आपने इतना ज्यादा फोर्थ ईयर में भी कवर नहीं किया था। बट मई तक जब आपने ये पास आउट कर लिया, अपना पूरा एक बीएससी वाला नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टिल मई, तो ये लगभग, अगर मुझे आप ड्यूरेशन बताओ कि कितने ड्यूरेशन, कितने महीने में आपने मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। मैम सितंबर टू अप्रैल, इतना टाइम मुझे सितंबर लग गया था। सितंबर टू सितंबर टू अप्रैल। अप्रैल। अब इसमें आप मुझे अगर डेली का शेड्यूल बताओ कि आप डेली का आपका पूरा एक टाइम टेबल अगर आप बनाते थे, क्या आप टाइम टेबल बनाते थे या रैंडम कुछ भी फॉलो करते थे? नहीं मैम, एक ऐसा डिटेल टाइम टेबल नहीं था, पर रफ था कि मतलब 2-3 घंटे पढ़ने हैं और सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, बस इतना सा था। जैसे हमारी क्लासेस 4 o'clock तक होती थी, 4 बजे तक हम पूरा क्लासेस से फ्री हो जाते थे। फिर हमारे पास 4 से रात के 12 बजे तक इतना तो टाइम होता था। इसमें 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट बड़े बड़े मैंने उठा रखे थे। सबसे पहले रिसर्च और मैनेजमेंट, वो क्योंकि फोर्थ ईयर के साथ ही जाता है, तो वो मेरा 15 डेज में रिसर्च मैनेजमेंट दोनों फिनिश हो गया था, क्लास के साथ ही साथ वो भी खत्म हो गया था। फिर 2 सब्जेक्ट उठाए थे, एनएफ और ये ओबीजी। इसमें 8 बजे हमारी रोल कॉल होती थी हॉस्टल में, तो 8 बजे से पहले हम एनएफ में कर लेती थी, क्योंकि खाना मतलब स्नैक्स लिए होते थे, नींद वगैरह आती नहीं थी, तो उसमें मैं एनएफ कर लेती थी। फिर 8 बजे से जब रोल कॉल देके आते थे खा पी के बढ़िया, फिर मैं ओबीजी खोलती थी, और वही 10:30 11:30 जितना मेरे से पुश हो सकता था, मैं उतना वो 2-2.5 घंटा ओबीजी को लेती थी। ऐसे 2 सब्जेक्ट मैंने लेके चली थी। तो जब आप अपने फोर्थ ईयर में थे, लाइक यू सेड कि आपने सितंबर से स्टार्ट किया और उस टाइम पे आप फोर्थ ईयर पे हो गए, तो फोर्थ ईयर का भी कुछ सिलेबस आपका जो रहता था कि एकेडमिक और ये नॉर्सेट की स्टडी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर मैं एक वीक की बात करूं, वन वीक में आप नॉर्सेट पूरा डे करते थे, या पूरे वीक में डिवाइड था कि 3 दिन मैं अपने यूनिवर्सिटी का पढ़ूंगी बीएससी का, या 3 दिन नॉर्सेट का, कुछ ऐसा पैटर्न सेट किया था? नहीं मैम, मैं डेली नॉर्सेट का ही पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी का क्या था ना, मेरा यूनिवर्सिटी मतलब काफी रिलैक्स था, काफी अच्छा था। तो क्लिनिकल्स में यूनिवर्सिटी का जो क्लासेस में होता था, असाइनमेंट्स वगैरह वो क्लासेस में कर लिए। क्लिनिकल्स में जो मैं केसेस वगैरह देखती थी, तो मतलब मैंने अकेडमिक को भी उतना छोड़ा नहीं। मतलब जब आप सेमिनार्स वगैरह देते हो, जो आपको टॉपिक मिलता है, मैं वो टॉपिक साथ साथ पढ़ लेती थी। तो एज अ मेरा डिजीज वगैरह पोर्शन, एमएसएन वाला पोर्शन मुझे कभी इतना ध्यान से पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। और हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग में हॉस्पिटल में बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो आपको इमेज बेस्ड जो भी, जैसे इस बार का इमेज बेस्ड क्वेश्चन में वो ऑब्स्टेट्रिक ड्रेप्स आया था, वो मैंने अपने लेबर रूम में देखा था। और वंडरफुल। सारे मैन्यू, हाँ मैन्यूवर्स वगैरह, प्रेग्नेंट वुमेन में कार्डियक अरेस्ट, तो ये सारा प्रोटोकॉल हमारे क्लिनिकल्स में होता था। तो उस टाइम अगर आप अटेंटिव होकर सुन लेते हो या अपने क्लिनिकल फील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो, तो मेजरली केसेस आपके कवर हो जाते हैं। आप केस स्टडी बनाते हो, केस स्टडी बनाते हो, आप छाप रहे हो, मतलब कॉपी कर रहे हो कहीं से अपना असाइनमेंट, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के कॉपी कर लोगे तो आपकी डिजीज वहीं कवर हो जाएगी। डिजीज में डेफिनेशन, सिम्टम, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक, ये सारा वहीं कवर हो जाता था। तो मुझे एमएसएन पे उतना फोकस नहीं करना पड़ा एज सच। वंडरफुल। ओबीजी, पीड्स और एनएफ पे ज्यादा फोकस था मेरा। एमएसएन में अभी तक उतना फोकस नहीं है। वंडरफुल एडवाइस जो आपने यहाँ पे, जितने भी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट जो क्लिनिकल पोस्टिंग करते हैं, आप क्लिनिकल एक सबसे रिच एक्सपीरियंस है, और बच्चे ये तब समझते हैं जब वो क्लियर कर जाते हैं। तो इफ यस यू मैम। आर अ स्टूडेंट जो क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं, लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि इससे अच्छा एक्सपोजर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ वही मिल रहा है। लर्न करिए ताकि आप और ज्यादा अपने आप को स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट बना सके। सो जब आपने सितंबर ये नॉट सेट की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो इसमें आपने डिवाइड किया कि आप मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, जैसे आपने नर्सिंग फाउंडेशन एंड ओबीजी लिया, इसमें आप वीडियो देखते थे, वीडियो देख के नोट्स बनाते थे? यस मैम, वीडियो के साथ साथ ही मैं नोट्स बना लेती थी। ठीक है, तो मतलब वीडियो आपने देखा और नॉर्मल स्पीड पे देखा, आपने डबल एक्स उसको स्पीड स्पीड को नहीं इंक्रीज किया, या स्पीड को मैम इंक्रीज टू करते थे? मैम 2x। 2x पे देखते थे। सो 2x पे यस मैम। वीडियो देखा और उसके नोट्स बनाए। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट ये था कि हम देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, यस तो ये पूरा प्रोसेस हमने किया टिल अप्रैल तक, जिसमें हमारे सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। कवर हो गए। जब ये यस मैम। अप्रैल तक हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे सब्जेक्ट का, तो ओबीजी में या फिर मेडिकल सर्जिकल की वीडियो या फंडामेंटल की वीडियो में कितना टाइम लगा कवर करने में?
मैम वही अराउंड 1 मंथ लगा होगा ईच। इतना तो एक मैंने डेढ़ ध्यान लगा नहीं दिया, था। मतलब हाँ मैंने पूरा फोकस किया कि मुझे अप्रैल तक कोर्स खत्म करना है, किसी भी हालत में मतलब खत्म करना है। तो वही था कि 2 सब्जेक्ट लेके चलो, जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो करो और फिनिश करो बस। सिलेबस पहले मेरा यही फोकस था कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा था कि एनएनएल पे कंटेंट भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वो बिल्कुल सही है। तो पहले वो कंटेंट फिनिश करो और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस पे या बाकी चीजें भरेंगे, नहीं तो मेरे पास पढ़ने का कंटेंट ही नहीं होगा तो मैं आगे क्या पढ़ूंगी। वंडरफुल वंडरफुल, अगेन बहुत अच्छा एडवाइस किया कि पहले जो कंटेंट है उसको सिंप्लीफाइड अपने नोट्स में बनाओ, ताकि यस। आपको आपके पास आपके नोट्स रहें। आपको पता हो कि अब आपको रिवाइज क्या करना है, आपको प्रैक्टिस क्या करना है, और प्रैक्टिस के टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल कूल होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी वो कंसेप्ट वाली वीडियो आपने देख ली और नोट्स बना लिए हैं। फिर ये जो अप्रैल तक का टाइम था, इसमें आपने कोई बुक से एमसीक्यू नहीं किया, कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया आपने, सिर्फ नोट्स एंड वीडियो वाला प्रोसेस था। अप्रैल के बाद, जब अब अप्रैल के बाद ऑफ कोर्स आपका कॉलेज भी खत्म हो गया था, अब उसके बाद यस मैम। आपने डेडिकेटेडली नॉर्थ सेट पे टाइम दिया। फिर मुझे बताओ कि अप्रैल से जो हमारा ये नॉर्थ सेट 9 तक का एग्जाम था, 9 तक नहीं बल्कि एमएससी तक जब आपने ज्वाइन नहीं किया, एमएससी का जो आपका कॉलेज था, तो तब तक आपने क्या प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रैटेजी थी? मेजर आपके नोट्स हो गए थे, माइनर पेंडिंग थे, और एमसीक्यू पेंडिंग एंड रिवीजन पेंडिंग, फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी? मैम जो हमारा हो गया कंप्लीट, तो मैंने फास्ट ट्रैक खत्म किया। फास्ट ट्रैक खत्म करने के बाद, फास्ट ट्रैक के साथ साथ ही बल्कि मैंने पीआर के मेरे पास बुक नहीं थी पीआर, मेरे पास पीडीएफ्स अवेलेबल हैं सारी बुक्स की जो हमें करनी होती हैं। तो मेरे पास लैपटॉप है, तो उनसे मैंने शुरू किया, स्क्रॉल करते करते मैं क्वेश्चंस करती थी। मेरे क्वेश्चंस की स्पीड उतनी है, मतलब मैं 150-200 क्वेश्चन आराम से कर लेती थी, 3-4 घंटे में आराम से निकल जाते थे मेरे। तो क्वेश्चंस करने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, साथ साथ मैं फास्ट ट्रैक देखती थी और साथ साथ क्वेश्चंस करती थी। और बस सबसे पहले यही होता था कि सुबह का टाइम था, फास्ट ट्रैक देखो, फिर नोट्स रिवाइज करो, एंड रात के टाइम क्वेश्चन, और 10:30 और 11:30 के बीच में एक टेस्ट सीरीज एनएनएल का कोई भी टेस्ट वो खोलती थी और उसको करती थी। ये अच्छा, मेजर मेरा अगर मैं दिन का शेड्यूल रहता टेस्ट था। की बात करूं तो एनएनएल का ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है और जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली है आपके जैसे? क्योंकि टेस्ट का मेन कंसेप्ट ये होता है, वो आपके लिए चेक करने के लिए कि जो आपने पढ़ा है वो आप उसको कैसे वेल। टेस्ट, आई ऑलवेज कंसीडर टेस्ट एज अ बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन, क्योंकि टेस्ट से हम रिवीजन ही कर रहे हैं। सो एनएनएल का ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए अगर वो प्रैक्टिस करे तो? तो मेरे तो सी प्लस के साथ ही टेस्ट सेक्शन में अवेलेबल था, तो मैंने तो वही टेस्ट दिए थे। बाद में स्ट्राइक टेस्ट सीरीज आई थी, उसका मेंस में दिया था मैंने। 4 टेस्ट, 5 टेस्ट थे, फिफ्थ टेस्ट शायद अक्टूबर में होना था, मैंने 4 टेस्ट वो कंप्लीट दिए थे। उससे ये फायदा हुआ कि जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो अराउंड 40 नेगेटिव्स हो गए, क्योंकि टेस्ट जो एनुअल के टेस्ट होते हैं वो थोड़े लेवल उनका अप रहता है। तो बिल्कुल। वो दिया तो 40 नेगेटिव हो गए, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने फिर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा कम हुआ, 35 हुआ, फिर नेक्स्ट डे फिर दिया, फिर उसमें 20 हुआ। फिर ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अगर करूंगी मैं तो नेगेटिव्स कम हो रहे हैं, ठीक जा रहा है। करेक्ट। करेक्ट। तो अगर आपके टेस्ट, जब आपने पीआर यादव शुरू की और आपने ये जो एनएनएल का टेस्ट सीरीज जो आपके सी प्लस में टेस्ट थे उससे प्रैक्टिस करना शुरू किया, सो इन अ डे, जब तक आपने एमएससी में एनरोल नहीं किया था, आपका जो शेड्यूल था वो था मॉर्निंग में सारे सब्जेक्ट की फास्ट ट्रैक वीडियो देखना, हम्म। उसको फिर दोबारा से फास्ट ट्रैक के नोट्स बनाए थे आपने, मेन जो पहले बनाए नहीं थे नहीं मैम, जो नोट्स पहले नहीं बनाए? बनाए थे हाँ उसमें अगर कुछ सर बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, मैं वहीं पे नोट कर लिया अलग पेन से, और ठीक ऐसे है। बॉक्स वगैरह बना लिया, नया नहीं बना। और फिर उसके बाद आपने वो नोट्स को रिवाइज करना है और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। वंडरफुल। और यही शेड्यूल आपका चलता रहा जब तक एमएससी में आपका सिलेक्शन यस नहीं मैम। हुआ। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्योंकि आपके खुद के नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो यू हैव ऑलरेडी आपको एनएनएल की तरफ से जो इम्पोर्टेंट एक स्टडी मटेरियल है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, तो इसका आपको क्या लगता है कि कहाँ से आपने बेस्ट यूज किया होगा इन 3 बुक्स का? मैम इसमें से जो प्रैक्टिस वाली बुक है उसका मैंने यूज किया, बाकी 2 बुक्स तो मैंने लास्ट मोमेंट पे देखा कि इनमें तो बहुत कुछ है पढ़ने को। काफी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है मेंस के पहले, जब मुझे पता चला कि इमेज बेस्ड फोकस करनी है तो वो उस वाली बुक से मैंने इमेज बेस्ड देखे थे। बाकी वंडरफुल। प्रैक्टिस वाले टेस्ट से मैंने क्वेश्चंस किए थे जब मेरा एनएनएल का बैच ओवर हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन 15 जून को खत्म हो गया था, फिर ठीक मैंने है। वो बुक्स उठाई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
अच्छा, तो फिर मतलब आपने वॉल्यूम 2 जो एनएनएल मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिस बुक है उससे भी आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके थोड़ा और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। फिर जैसे यस। जैसे अब एमएससी में एनरोल हो गया, आपने अपने नोट्स पढ़े हैं, आप मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट ना सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। हमने अभी मेडिकल सर्जिकल का कुछ एक टॉपिक पढ़ा, फिर हम भूल गए उसके साइन एंड सिम्टम क्या थे। तो अगर कोई एज अ फ्रेशर नॉट सेट 10 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो रिवीजन को कैसे स्ट्रांग रखे आपने अपने, क्योंकि आपका टाइम काफी लंबा था, आपने सितंबर से अप्रैल तक का पूरे नोट्स बनाए, और फिर उसके बाद आपने जब तक एमएससी में एनरोल नहीं हुए फिर आपने फास्ट ट्रैक वीडियो देखी, तो रिवीजन कैसे करते थे? मतलब सिर्फ नोट्स को जो आपने लिखा है उसको आप गो थ्रू कर रहे हो, या क्या कैसे रिवाइज करते थे कंटेंट को? मैम मैं मेरा मेन यही था कि जो मैं नोट्स बनाए हैं मेरे, वो मैं काफी समझ के बनाए थे। तो जब मैं रिवीजन करती थी तो वो सारा मेरे को याद रहता था, क्योंकि आप नोट्स में समझ के ही बनाओ, मतलब जो लिखा है वो एज इट इज मत लिखो, उसको समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। कई बार सेम स्लाइड्स यूज करते हैं और टीचर जो समझाता है वो वर्बली समझा देता है और स्लाइड में सिर्फ रह जाता है। तो आप करेक्ट। अपनी भाषा में कुछ लिख लो जिससे आपको याद रहे। चाहे तो आप हिंदी में लिख लो या वट एवर इंग्लिश यू आर कंफर्टेबल, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो कि इस वर्ड का यहाँ क्या मतलब था, ये किस रेफरेंस में उन्होंने बताया था हमें। तो इससे रिवीजन में काफी हेल्प मिलती है। जिस टाइम नोट्स बना रहे हो, नोट्स अच्छे से बना लोगे फ्लो चार्ट्स वगैरह में, तो उससे रिवीजन में काफी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, जो कुछ ऐसे कंटेंट होता है ना जो रटने वाला ही होता है, जैसे कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल रटने वाली हैं, वो आपको रटनी रटनी है, तो उसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि कम्युनिटी का कंटेंट भी काफी आजकल आ रहा है, तो उसके लिए आप कैसे रिवाइज करते थे कि मैं भूल ना जाऊं कि कौन सी कमिटी किस सन में आई थी, या कौन सा प्रोग्राम है? इसके लिए कुछ ट्रिप बताओ कि क्या स्टूडेंट कर सकते हैं। हम यही पोर्शन मेरा भी वीक रह गया, मुझे भी वन लाइनर्स नहीं, इन्होंने ही परेशान किया। सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो मैं कर लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये वन लाइनर्स बहुत परेशान करते हैं। इनका तो मतलब यही है कि आप बार बार ही इनको रिवाइज कर सकते हो। आप चिट्स बना के लिख के रख सकते हो अपने पास, जैसे कुछ कुछ कमिटीज की चिट्स मैंने भी बना के रखी थी जिनको ज्यादा भूलते हैं। और मुखमित सर ने बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम्स करवा रखे हैं। वो एक ही जगह पे सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो उनकी मेन मेन बातें आप लिख सकते हो कि किस प्रोग्राम में क्या है, वैसे याद करोगे। इसमें तो एफर्ट्स खुद से ही डालने पड़ेंगे मैम, वो याद करनी पड़ेगी, आपको बार बार उस चीज को देखना पड़ेगा। मतलब जो फैक्ट बेस्ड डेटा है, कंसेप्ट क्लैरिटी, जब आप नोट्स बना रहे हो, जितने भी स्टूडेंट जो ये वीडियो सेशन देख रहे हैं, प्लीज इस पे ध्यान रखिए कि नॉट सेट 10 की प्रिपरेशन में आपने पहले सबसे ज्यादा फोकस देना है, नोट्स को अपने तरीके से बनाओ। अपने तरीके मतलब जैसे शालू ने बोला, जिस भी लैंग्वेज में जिस भी तरीके से आपको समझ आता है, आप उसी को ही अपने पूरे पेपर में लिखो कि आपको क्या समझ में आया। तो जब जब दोबारा आप उस नोट्स पे विजिट करोगे, उसको देखोगे, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। वंडरफुल। अब इसके बाद जब आपको शालू आपका एमएससी में हो गया, तो एमएससी में होने के बाद ऑफ कोर्स अब एमएससी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वहां पे एक जो कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो गई। तो यस अब मैम। आपने क्या सोचा था कि मतलब मैं नॉर्सेट 9 अटेम्प्ट करूंगी या एमएससी में ही जाऊंगी, तो कैसे डिसीजन लेना? आई एम श्योर ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि नहीं मुझे नॉर्सेट 9 देना है? लेकिन प्रीलिम्स में, लाइक यू सेड, के प्रीलिम्स में आपको टाइम नहीं मिला था, आप एमएससी के टाइम ही के साथ ही पढ़ रहे थे, तो वहां कैसे बैलेंस किया? क्योंकि एमएससी की तो लॉन्ग क्लासेस होती है, इवनिंग में यस कॉलेज मैम। आपका ऑफ होगा, उसके बाद बैरली मतलब 5 बजे या 6 बजे के बाद कितना टाइम देते थे? और उस टाइम पे प्रीलिम्स के लिए, जैसे अगर स्पेसिफिकली स्टेज 1 की बात करें, तो क्या फोकस किया था स्टेज 1 के लिए आपने? मैम जैसे आपने कहा वो हेक्टिक है एमएससी, क्योंकि 7 से हमारी क्लिनिकल स्टार्ट होती है और 5 तक क्लासेस रहती हैं। और मुझे हॉस्टल भी नहीं मिला था, तो मुझे ट्रेवल भी करना होता था, तो मेरा वन वन आवर दोनों तरफ ट्रेवलिंग में भी चला जाता था। और घर आके 7 o'clock में जब घर पहुंची थी तो सिर में इतना दर्द होता था। फिर मैं वही स्नैक्स वगैरह लिया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। पर 8 और 8:30 से पढ़ने बैठ जाती थी, कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा लेती थी। और बीच बीच में जो एमएससी के क्लिनिकल्स के टाइम में काफी फ्री हूँ, वहां पे इतना काम नहीं है अभी फिलहाल, स्टार्टिंग में। तो मैंने वहां पर मोबाइल फोन में जितने भी एमसीक्यू वगैरह हैं, वेरियस एप्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, तो उन पे इन्वेस्ट किया टाइम कि उनके एमसीक्यू मैंने अटेम्प्ट कर लिए, जो भी टेस्ट सीरीज ओके। वगैरह हैं अवेलेबल हैं वो कर लिए। तो उधर थोड़ा बहुत सुबह में एमसीक्यू हो जाते थे और शाम में मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के, मेजर सब्जेक्ट, उसकी थ्योरी कर ली। ऐसे 2 दिन में 2 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था ऐसे।
तो मतलब आपने प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था और आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी आप एमएससी में एनरोल हो गए थे, तो आपने मेन फोकस किया कि मैं जो जब भी मेरा एमएससी के टाइम पे पूरे दिन में मुझे फ्री टाइम मिल रहा है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करो, क्योंकि वी ऑल हैव फोन, और फोन सबसे वंडरफुल रिसोर्स है जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो जो आपको एमसीक्यू मिले, जो भी फ्री सोर्स अवेलेबल थी, आपने वहां पे एनरोल करके उनके एमसीक्यूज किए। एंड देन इवनिंग में आपने अपना टारगेट रखा कि मैं 2 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन, उसमें भी सिर्फ आप अपने नोट्स को रिवाइज करते थे। यस मैम, सिर्फ मेरा ओनली सोर्स वाज माय नोट्स। ग्रेट। सिर्फ वही था। जब फिर प्रीलिम्स का एग्जाम आया, शालू मुझे यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जितने भी अभी अभी अपकमिंग जो नॉर्सेट 10 के हमारे एस्पिरेंट हैं, तो जब वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसे आप जब प्रीलिम्स देने जा रही थी, तो प्रीलिम्स के टाइम पे जब आपने एग्जाम देने के लिए जब आप बैठे अपने सीबीटी पे और एग्जाम को जब अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और हर एक सेक्शन में था, और मेरे ख्याल से प्रीलिम्स का सेक्शन 1 तो बहुत डिफिकल्ट आया था, 1 या 2। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी वाइल अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स? मैम, वन सेक्शन वाज लेंदी, वो काफी जल्दी टाइम निकल गया मेरे पास भी, मतलब 5 क्वेश्चंस थे बचे हुए थे, और सिर्फ 2 मिनट्स बचे हुए थे। तो वो काफी मुश्किल था। बाकी अगर आप एक तो प्री प्लान करके चलना होता है कि कितने क्वेश्चंस आपकी सेफ रेंज में जा रही है, इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी कि आपको कितना सेफ स्कोर चल रहा है। जैसे मैं टेस्ट करी थी तो मेरे 60 70 80 इन्हीं के बीच में रेंज हमेशा घूमती रहती थी। तो मैंने काफी अपने सीनियर्स से भी बात करी, तो उन्होंने कहा इतना सेफ स्कोर है, अगर इतना यहाँ टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो वहां पे खींच लोगे आप, कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर अटेम्प्ट तो मैंने कम ही रखे थे, मतलब अराउंड मैंने 80 89 के अटेम्प्ट किए थे, मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे जिनमें टारगेट मैं। क्या बना के चले थे, मतलब दिमाग में जब आप घर से निकले थे तो क्या टारगेट था कि मुझे जो है 100 में से इतने अटेम्प्ट करने हैं, ये सोचा, कुछ हाँ नंबर सोचा था? क्या हाँ सोचा मैम, था? 90 के अराउंड अटेम्प्ट करने हैं, 80 90 के बीच ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्योंकि 15 to 20 तो मैं कितना भी कर लूँ वो तो मतलब नेगेटिव गलत हो जाएगा। ही जाएंगे, वो बिल्कुल नेगेटिव हो बिल्कुल। ही जाएंगे। बिल्कुल। तो 90 के अराउंड रखा था कि अगर 20 भी गलत होते हैं तो मैं अराउंड 60 70 के लैंड अप कर जाऊंगी। तो करेक्ट। ये टारगेट होना चाहिए। तो ये आपने, आप हर बंदे का अपना अलग अलग होता है, ये इसलिए आप टेस्ट सीरीज दो, उससे खुद एनालाइज करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका सेल्स स्कोर कितने में रेंज कर रहा है, कितना आपको और पुश करना है, कितने नेगेटिव्स कम करने हैं। डेफिनेटली शालू, एंड दिस इज द बेस्ट एडवाइस, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो नॉर्सेट 10.0 के एस्पिरेंट है, इवन दो दो जो रिपीटर्स है फॉर 10.0 के लिए, आपको ये समझना है। स्पेशली जब आप ग्रैंड टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो या किसी भी मॉक टेस्ट को कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी सोर्स से, आपने 100 के 100 क्वेश्चन कभी नहीं करने, क्योंकि आप अगर 100 पूरे कर लोगे तो आप अपना लेवल नहीं जज कर पाओगे कि आप किस लेवल पे हो, आपका कितना स्कोर आ रहा है। सबसे पहले आप ये असेस करो, एक टारगेट सेट करो, जैसे शालू ने सेट किया था कि प्रीलिम्स पैटर्न का अगर मेरा ग्रैंड टेस्ट है, अगर एनएनएल की स्ट्राइक में आप देखो तो जो प्रीलिम्स पैटर्न के ग्रैंड टेस्ट है, तो आप उसमें 100 नहीं करो। आपका टारगेट होना चाहिए सेफ जोन के, अगर बीइंग अ गर्ल मैं 90 अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मेरा टारगेट है 85 या 80 to 90 मुझे अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट देखो कि कितना स्कोर आपने किया है, कितने नेगेटिव हुए, और उसको बेसलाइन बनाते हुए आगे आप लर्निंग लो, क्योंकि यही चीज, यही प्रैक्टिस आपकी मेन एग्जाम में मदद करती है। अगर हम रैंडमली चले जाते हैं बिना किसी फिगर को डिसाइड करे, और चालू ट्रस्ट में मैंने इतने सारे बच्चों के अभी मैसेजेस देखे जिन्होंने मेंस में 159 155 प्लस अटेम्प्ट करे हैं, और जस्ट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वो उनका पेपर जो है स्कोर नहीं कर पाए। सो दिस इज हम्म। इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन अगला क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग से ये, शालू आपको क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मैम, पहले तो आप जिन क्वेश्चंस के लिए श्योर हो, आपको एक सेक्शन मिलता है, आप पहले एक सेक्शन में जिन क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हो उन्हें अटेम्प्ट कर लो। फिर आप रिव्यू करने जाओ कि जो आपने छोड़ रखे हैं उनमें अगर आपको कुछ लॉजिक लगा के आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो उन्हें अटेम्प्ट करो। अगर बिल्कुल ही नहीं पता है तो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। और अपना सेफ रेंज जो आपने बना के चला है उसके हिसाब से करो, ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। जितने में आप, जैसे कुछ सिनारियो बेस्ड है कि हाँ ये हो सकता है, आप थोड़ा सोचो, उसको एनालाइज करो, और आपको लग रहा है कि हाँ ये तुक्का मारूंगी और ये सही जा सकता है, तो आप रिस्क ले लो। बाकी अगर आपके बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा उस चीज को, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा कुछ फैक्चुअल कोई डाटा है, तो आप मिस कर सकते हैं उसको।
एब्सोल्युटली करेक्ट, रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज रिस्क से काफी भारी पड़ सकता है अगर हम बहुत ज्यादा रिस्क नेगेटिव मार्किंग के लिए ले लेंगे। शालू, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने प्रीलिम्स दिया एंड फाइनली जब प्रीलिम्स में हो गया तो आपको जो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नाउ आई हैव टू टेक अ लीव और मुझे अब पूरा फोकस मेंस पे करना है, ताकि वो वर्ड काश मैंने छुट्टी ले ली होती ये ना ना। आए। तो मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या था, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लेंदी पेपर था, तो सबके दिमाग में ये था कि एनक्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, हमें एनक्लेक्स वाले उस पर ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी कि अब प्रीलिम्स हो गया है, क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो मैं मेंस, और बहुत कम टाइम था इस बार प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में, बेरली मेरे ख्याल से दो हम्म। हफ्ते का टाइम दिया है, तो वो यस मैम। 10 डेज में या 8 डेज में आपने क्या फोकस रखा और क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि एनक्लेक्स कर ले, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो वो कर ले। तो मैं अपने फ्रेंड्स का तो काफी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि वो व्हाट्सएप वगैरह पे मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वो भेजते रहते हैं, तो मैंने काफी क्वेश्चंस तो वहीं से कर लिए होंगे व्हाट्सएप से ही। पर बाकी मैंने मोस्टली, लेकिन फिर भी मैंने टच नहीं करी। मैंने कुछ पोर्शन वैसे ही ऑनलाइन ही मैंने कुछ पोर्शन किया था, एमएसएन का नहीं किया था मैंने, ओबीजी का किया था और पीज का और साइकेट्री का, इन्हीं का 3-4 क्वेश्चन किया था मैंने। तो वो ये जो सब्जेक्ट साइकेट्रिक पीट्स और आपने जो ओबीजी लिया था, ये एनक्लेक्स की बुक से किया था? यस मैम। अच्छा, डेफिनेट। ऑनलाइन पीडीएफ, हाँ मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो मैंने उन्हीं पीडीएफ से कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने जो आपके नोट्स थे वो रिवाइज करें, एंड लाइक यू सेड कि स्ट्राइक के आपने टेस्ट दिए थे, जिसमें पहला टेस्ट आपने दिया तो आपका नेगेटिव आया, एंड देन जब आप बाकी के टेस्ट देते गए तो नेगेटिव मार्किंग कम हुई और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। यस मैम। शालू, अगेन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत बड़ी है। आपने सितंबर लास्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी फुल फ्लेज, एंड देन दिस ईयर सितंबर अक्टूबर में फाइनली यू हैव सक्सीडेड इन योर जर्नी। सो जितनी बड़ी जर्नी होती है ना, एंड यू आर बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ प्लान सी प्लस, तो आपको क्या कहीं ऐसा लगा कि जितने भी आपके ये जो इम्पोर्टेंट सेशन होते हैं, स्पेशली मार्गदर्शक बाय मार्गदर्शन, या फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको मोटिवेशन देते हैं, बीच बीच में जो एक कनेक्शन होता है, क्या वो हेल्पफुल लगा? क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी में बच्चों के साथ ये होता है कि कई बार गिव अप करने का मन करता है कि नहीं पढ़ रहे या स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे, या हमें कोई गाइडेंस मिल जाए, स्पेशली जो यहाँ पे सी प्लस की ऑडियंस को मार्गदर्शक बाय मार्गदर्शन जो सेशन मिलता है फ्रॉम द टॉप रैंकर्स ऑफ नॉर्थ सेट, तो आपने वो सेशन लिया था? मैम मेरा तो ऑनलाइन बैच था ना, तो मतलब मैंने मार्गदर्शक के इतने सेशंस नहीं लेते। मैं रश्मि मैम जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है, मैं उनके साथ कनेक्ट में थी, वो सारा कुछ भेजती रहती है टाइम टू टाइम। बट मेरा वही है कि ऑनलाइन में मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ वीडियोस वगैरह, मतलब कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया था। मोटिवेशन के लिए मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स काफी थे, वो सारे सारे पढ़ रहे थे, तो वो मुझे भी बोलते रहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो वो मेरा मोटिवेशन सोर्स मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली काफी थी। वंडरफुल मुझे मोटिवेशन की वंडरफुल। ऐसे नीड नहीं पड़ी ज्यादा। जो मेरे साथ वाले थे, ऐसे पूजा है, प्रियंका है, मतलब मेरे साथ वाले, वो मुझे कॉन्स्टेंटली कहते रहते थे कि पढ़ लो, ये पढ़ लो, क्वेश्चंस भेजते रहते थे, क्वेश्चंस पूछते रहते थे, तो वो एक कंटिन्यूटी मेरी हमेशा से बनी रही है उनके साथ। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन शालू आपसे ये पूछना है कि जब आप अपने नोट्स बना रहे थे तो एनएनएल का कंटेंट बहुत वास्ट है। जैसे अगर मैं ऑप्शन गाइनी, नर्सिंग फाउंडेशन या मेड सर्च की बात करूँ तो बहुत ज्यादा कंटेंट है। क्या आपने सारा कंटेंट कवर किया था नॉट सेट के लिए, या कुछ सेलेक्टेड ही था, मतलब सब नहीं पढ़ा, सेलेक्टेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही पढ़ा? मैम वो जो हाई यील्डिंग का आपने सबसे पहला वीडियो डालते हो ना, मैंने उसी के हाई यील्डिंग टॉपिक से पढ़े थे। जैसे एनएफ की बात करूँ तो एनएफ का मुझे अभी क्लियर आ रहा है, मैंने ये बेड मेकिंग वगैरह, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, ये सब पार्ट छोड़ दिया था। मैंने मेजर प्रोसीजर्स पर, इन्फेक्शन पर, स्टेरिलाइजेशन वाले पार्ट, वो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स ना, वो मैंने अपने इधर कवर पे, नोटबुक के कवर पेज पे लिख लिया था। सबसे पहले तो वही वीडियो देखी थी, कवर पेज पे लिख लिया और उन्हीं को टिक करती गई, वही मेजर पोर्शन पर सेलेक्टेड ही पढ़े थे। अगेन, जितने भी बच्चे हैं, फोकस ऑन कि आपके पास अगर टाइम है, आप कंसेप्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है, वो कवर करने ही करने हैं।
अगेन शालू, मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, चाहे वो टेस्ट का, रिवीजन का या आपके कंसेप्ट का पार्ट हो. एट लास्ट आई वांट यू टू शेयर योर इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू आवर स्टूडेंट्स, जितने भी, स्पेशली जो फ्रेशर्स एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर नॉर्सेट 10.0 फॉर द फर्स्ट टाइम. उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसी रखें वो अपनी इस पूरे जर्नी की स्ट्रैटेजी, या किस बैलेंस वे में मूव करें वो? अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इतना टाइम, तो डेफिनेटली जो सब बोलते हैं आप वही फॉलो करो. पहले अपने नोट्स कर लो अच्छे से, फिर अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सब रेकमेंड करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं, आप वो कर लो. पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो. एमसीक्यू के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, वहां से आप एमसीक्यू कर लो. और एक आधी बुक अगर आपके पास टाइम है तो बुक से क्वेश्चंस कर लो. मैंने यही फॉलो किया था. मेरे पास टाइम उतना नहीं था क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था साथ साथ में, कभी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बुक से क्वेश्चंस करने बैठूं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लिनिकल्स वगैरह में मैंने फोन से ही क्वेश्चंस किए हैं. और बस मैंने अपने नोट्स पे ये बात मैंने देखी, मैंने अपने नोट्स बार बार रिवाइज किए हैं. एमएससी के टाइम भी मैंने रिवाइज किया था नोट्स. मेरे नोट्स में लाइंस पड़ गई है, तीन तीन चार चार कलर पेन की. फिर एक बार एमएससी में रिवाइज किया, फिर प्री में वही नोट्स रिवाइज किए, फिर मेंस में रिवाइज किए. क्योंकि कभी कभी मेरे को डाउट लगता है, क्वेश्चन देखा मैंने, ये मैंने पढ़ा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत उस पेज पे जाती थी और उसको तुरंत देखती थी कि क्या है ये. फिर वही बार बार नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो. क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्वेश्चंस को एक बार को फिर भी थोड़ा कम कर लो, और अपने नोट्स को मतलब अगर 60-40 का रेशियो लेके चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर टाइम नहीं है. बाकी अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स करो, तो क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. अगर टाइम है तो अच्छे से कर सकते वंडरफुल वंडरफुल शालू. एंड प्लान सी प्लस से ना केवल आपने अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर किया कि आपने एम्स नॉर्सेट क्लियर किया, बट अलोंग विद दिस एम्स एमएससी भी क्लियर किया. सो यू हैव डबल बोनंजा कि आपने, यू हैव सिक्योर्ड एंड क्लियर्ड एम्स एमएससी एज वेल एज एम्स नॉर्सेट. सो अगेन इट्स वंडरफुल कि आपके पास कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, और आप अपने नोट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, अपने समझने पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, कंसेप्ट की हैं. यस. क्लैरिटी पे ज्यादा इन्वेस्ट करो. एमसीक्यू तभी हो पाएंगे जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. क्लियर होगा. So again, wonderful, Shalu, and again, congratulations for securing all India rank 339. And पूरी entire Nursing Next Life की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं for your future. And again, we'll see you in Arambh. Until then, I guess हमने ये बहुत ही सेशन ब्यूटीफुली कंडक्ट किया है. जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे जो नॉट से 10.0 के एस्पिरेंट है, बीइंग अ फ्रेशर और अ रिपीटर, डेफिनेटली यू कैन टेक सम मैसेज फ्रॉम दिस सेशन. और आप देखो, हर एक की स्ट्रैटेजी अपनी होती है, सेम स्ट्रैटेजी नहीं होती, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे तो इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिन पे ध्यान रखना है. जैसे अगर मैं इन नटशेल में बोलूं, पूरी वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट शालू का जो बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक वेपन रहा है वो ये है उनके नोट्स. उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया अपने नोट्स को बनाने में, फुल प्रूफ बनाने में, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने में, जिससे कि उनके एमसीक्यूज इजिली सॉल्व हो रहे थे. सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस मैसेज कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो आपने कुछ भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है. आपने उसको समझना है कि आप लिख रहे हो तो वो क्या है, और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखो, रादर देन आप सिंपली उसको नोट डाउन करो. सो अगेन, थैंक यू शालू, इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप बहुत सारे बच्चों को इस सेशन का बेनिफिट मिलेगा फॉर 10.0 एग्जाम. So yes, that's all from our side, and till then, stay happy, stay healthy. See you all in next amazing session.